Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Here in this video, we will discuss chapter number 21 from the book Fundamental of Agriculture Arun Kadin Volume 1, and the chapter 21 is Soil Fertility and Productivity. If you have not watched the earlier chapters video, then simply you can visit to the channel playlist and watch it. And the one more thing is that if you are new to my channel, then don't forget to subscribe this channel and like and share this video too. So let's start this video. So here in this chapter soil fertility and productivity we have to study about different points. like इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको न्यूट्रेंट्स जो अवेलेबल होते हैं उनको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं. मीन्स जो सॉइल में प्लांट में न्यूट्रेंट पाया जाता है उसकी एनालिसिस कैसे होती है, मीन्स न्यूट्रेंट एनालिसिस कैसे करते हैं. और कोई भी न्यूट्रेंट जो होता है उसका जो अमाउंट होता है, उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है. मीन्स हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रेंट सॉइल में लो है, मीडियम है या हाई रेंज में पाया जाता है, ये पढ़ना है. उसके बाद इन न्यूट्रेंट को एनालाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं या प्रोसेस होते हैं. डिफरेंट मेथड्स होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रेंट को एनालाइज करने के लिए. डिफरेंट मेथड्स डेवलप्ड हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़नी है. उसके बाद एक टर्म आता है क्रॉप लॉगिंग, उसके बारे में पढ़ना है. और अल्टीमेटली लास्ट में हमको पढ़ना है सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है. इनका डिफरेंस भी हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द अवेलेबल न्यूट्रेंट एनालिसिस ऑफ सॉइल. तो न्यूट्रेंट की एनालिसिस हम कैसे करते हैं. फॉर एनालाइजिंग अवेलेबल न्यूट्रेंट, फर्स्ट अवेलेबल न्यूट्रेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड. सबसे पहले हम इस न्यूट्रेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कुछ रिएजेंट्स यूज़ करते हैं जिनको हमने नाम दिया है एक्सट्रैक्टिंग रिएजेंट. यहाँ पे एग्जांपल है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल सैंपल. वी ऑल नो हम सब सॉइल में क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं. तो उससे फर्टिलाइज़र ऐड करने से पहले हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए कि न्यूट्रेंट ऑलरेडी सॉइल में कितने अमाउंट में पाए जाते हैं. तो उसके लिए हमें न्यूट्रेंट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. न्यूट्रेंट एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी होती है बिकॉज इट प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूट्रेंट कंटेन इन द सॉइल. सॉइल में कितना न्यूट्रेंट है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, ये हमें पता चलता है. एंड आफ्टर दैट उस न्यूट्रेंट को एनालाइज करने के बाद हमको जब पता चलता है कि न्यूट्रेंट अगर कम है, देन वी ऐड सम फर्टिलाइजर्स ऑन द सॉइल. हम कुछ फर्टिलाइजर्स जो है सॉइल में ऐड कर देते हैं ताकि प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो हो सके, प्लांट की जो न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके और क्रॉप की जो ईल्ड आती है एट लास्ट वो अच्छी आए. तो इसलिए न्यूट्रेंट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. तो यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज हमें नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करना है. तो नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है दैट इज़ 25% KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करेंगे. ठीक है, नाइट्रोजन के लिए पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करना है. इसी तरह अगर हमारे को फॉस्फोरस एक्सट्रैक्ट करना है तो फॉस्फोरस के लिए 0.5 मोलैरिटी ऑफ NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करना होता है. और पोटेशियम के लिए जो पोटैश होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं 0.1 नॉर्मेलिटी का न्यूट्रल अमोनियम एसीटेट. दैट इज़ इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिखा है दैट इज़ CH3COONH4. तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल में. बेसिकली जो हमारे न्यूट्रेंट्स होते हैं NPK यही इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से क्वेश्चंस के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि किसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ कर जाता है. तो हमने तीनों को यहाँ पे देख लिया है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, नाइट्रोजन के लिए होता है पोटेशियम परमैंगनेट, फॉस्फोरस के लिए यहाँ पे था हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम के लिए होता है न्यूट्रल अमोनियम एसीटेट. तो यहाँ पे हमने तीनों का देख लिया. इसके बाद यहाँ पे आता है अवेलेबल मतलब अब हमने न्यूट्रेंट को जब एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो आफ्टर दैट न्यूट्रेंट एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको मेज़र करेंगे. आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द न्यूट्रेंट्स एक्चुअल अमाउंट ऑफ द अवेलेबल न्यूट्रेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग क्लोरीमेट्रिक मेथड. तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लोरीमेट्रिक मेथड. तो न्यूट्रेंट को अवेलेबल न्यूट्रेंट को पता करने के लिए हम क्लोरीमेट्रिक मेथड यूज़ करते हैं जिसमें कलर के बेसिस में हम न्यूट्रेंट्स को डिटरमाइन करते हैं. और इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मीडियम देन लो, मीडियम एंड हाई. फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमको इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स पढ़ने हैं उसका देखते हैं. तो स्टार्टिंग विद द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन होता है, अगर हम कहते हैं कि सॉइल में नाइट्रोजन कम है, इट मीन्स सॉइल इज हैविंग लेस देन 250 kg per hectare नाइट्रोजन. इट इज़
250, ओके। यानी अगर सॉइल में 250 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन कम है, यानी उसमें नाइट्रोजन का स्टेटस बहुत ही लो है। मीडियम रेंज जो होती है दैट इज़ 250 टू 500 केजी पर हेक्टेयर, और जो हाई रेंज होती है वो होती है 500 से ज़्यादा। तो मेक श्योर कि आपको जो मीडियम रेंज है वो याद हो जाए, बिकॉज मीडियम रेंज जो होती है, मीडियम रेंज में आपकी लोअर रेंज भी आ गई है और अपर रेंज भी आ जाती है, ओके। तो नाइट्रोजन का जो लोअर है दैट इज़ 250 केजी पर हेक्टेयर और अपर रेंज है इसकी 500 केजी पर हेक्टेयर। और 250 से अगर कम हो जाता है तो लो नाइट्रोजन माना जाएगा, और 500 से ज़्यादा है मीन्स अबव देन 500 दैन इट इज कंसिडर्ड हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, और ये मीडियम रेंज होती है 250 टू 500। इसी तरह हम जो हमारा फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की भी जो रेंज है इट इज़ मीडियम रेंज, आपको याद रखनी है। फॉस्फोरस की जो मीडियम रेंज है दैट इज़ मीडियम रेंज है 20 टू 50 केजी पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे 20 से अगर कम है तो ये लो रेंज में आएगा, और 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये हाई रेंज में चला जाएगा। तो फॉस्फोरस के लिए मीडियम है 20 टू 50 केजी पर हेक्टेयर। उसके बाद यहाँ पे आता है पोटेशियम। पोटेशियम की जो मीडियम रेंज है दैट इज़ 125 टू 300 केजी पर हेक्टेयर। ये है मीडियम रेंज 125 टू 300 केजी पर हेक्टेयर, यानी लो रेंज में 125 से कम होना चाहिए और 300 से ज़्यादा है तो ये हाई रेंज हो जाएगी। तो ये NPK ये इम्पॉर्टेंट होता है। देन आफ्टर दैट कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जैसे जिंक, कॉपर। तो जिंक कॉपर का जो कंसनट्रेशन होता है वो सॉइल में केजी पर हेक्टेयर में मेज़र नहीं होता, ये बहुत ही कम होते हैं, तो उनका मेजरमेंट हम करते हैं PPM यूनिट में, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन। तो जिंक कॉपर की जो मीडियम रेंज है दैट इज़ 0.5 टू 1 ppm, और अगर 0.5 से कम है तो लो और 1 से ज़्यादा है तो हाई। इस तरह जो मैग्नीज होता है Mn, इसका जो कंसनट्रेशन होता है दैट इज़ इसका मीडियम रेंज है 1 टू 3 ppm। अगर 1 से कम है दैन इट इज़ कंसिडर्ड एज लो, एंड मोर देन 3 इट इज़ कंसिडर्ड एज हाई रेंज ऑफ मॉलिक्यूल। सेम विद बोरोन। बोरोन के लिए भी जो कंसनट्रेशन है, यहाँ पे जो लो कंसनट्रेशन है इट इज़ 0.33 ppm। तो ये 0.33 ppm तो लो हो गया। इसके अलावा जो मीडियम रेंज है बोरोन के लिए, हेयर इट इज़ मीडियम रेंज फॉर बोरोन। तो बोरोन की जो मीडियम रेंज है दैट इज़ 0.33 टू 0.67 ppm, और अगर 0.67 ppm से भी ज़्यादा हो जाता है कंसनट्रेशन दैट इज़ कंसिडर्ड एज हाई कंसनट्रेशन ऑफ बोरोन। तो यहाँ पे जो हमने इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट हैं उनका रेंज डिस्कस करिए, और इसमें जो इंपॉर्टेंट थे वो थे NPK, दैन जिंक, कॉपर, मैग्नीज एंड बोरोन। द नेक्स्ट थिंग इज ऑर्गेनिक कार्बन मीन्स ऑर्गेनिक मैटर। तो अभी जैसे हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करा, न्यूट्रिएंट्स की मीडियम रेंज होती है, लो रेंज और हाई रेंज होती है। जस्ट लाइक दैट जो ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में पाया जाता है उसकी भी एक रेंज होती है। जनरली इंडियन सॉइल्स में तो देखा गया है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी जो मीडियम रेंज है दैट इज़ 0.5 टू 0.75%, और अगर 0.5 से कम है दैट इज़ कंसिडर्ड एज लो ऑर्गेनिक मैटर, एंड इफ़ इट इज़ हाइयर देन 0.75% से भी हाई है तो इसको हम हाई रेंज में कंसिडर करते हैं। तो मीडियम याद रखना है 0.5 टू 0.75%। ना आफ्टर दैट ये जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल में क्या है कि जो सॉइल में हम न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं जैसे NPK और दूसरे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको निकालने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए क्या प्रोसेस होता है। जैसे अभी हमने देखा न्यूट्रिएंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सॉइल में कितना न्यूट्रिएंट है ये हमको पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉइल में फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। तो न्यूट्रिएंट एनालिसिस के लिए हर एक न्यूट्रिएंट के लिए स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो टोटल नाइट्रोजन होती है और एक होती है अवेलेबल नाइट्रोजन। तो टोटल नाइट्रोजन को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं जेल्डाल मेथड, जेल्डाल प्रोसेस, और अवेलेबल नाइट्रोजन को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं एल्कलीन परमैंगनेट मेथड। अब टोटल नाइट्रोजन अवेलेबल नाइट्रोजन में क्या डिफरेंस होता है? टोटल नाइट्रोजन का टोटल मीन्स इट इज़ द सम ऑफ ऑल नाइट्रोजन फॉर्म्स। सॉइल में जितनी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उन सबका अगर हम सम कर दें, उन सबको जोड़ दें, दैट
दैट इज़ टोटल नाइट्रोजन। मीन्स यहाँ पे जो अमोनिया नाइट्रोजन होती है वो आ जाती है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सारी जो नाइट्रोजन की फॉर्म्स हैं वो सब मिला के बनता है टोटल नाइट्रोजन। और टोटल नाइट्रोजन को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं जेल्डाल मेथड। जबकि जो अवेलेबल नाइट्रोजन होती है, अवेलेबल नाइट्रोजन का मतलब कि वो नाइट्रोजन का पार्ट जो प्लांट्स को अवेलेबल रहता है। इसमें कौन सी नाइट्रोजन इंक्लूड होती है? इसमें जनरली वो नाइट्रोजन का पार्ट आता है जो प्लांट्स के लिए यूज़ होती है, यानी वो पार्ट नाइट्रोजन का जो प्लांट यूज़ कर सकते हैं, यानी अमोनियम फॉर्म्स और नाइट्रेट फॉर्म्स की जो नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो पार्ट होता है, ऑर्गेनिक पार्ट, वो भी यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाता है। तो उनको निकालने में डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं। जैसे टोटल नाइट्रोजन में हम यूज़ करते हैं जेल्डाल मेथड। जेल्डाल मेथड आपने लैब्स में परफॉर्म करा होगा। जेल्डाल मेथड बेसिकली क्या होता है? इट इज़ गिवन बाय जॉन जेल्डाल। ये साइंटिस्ट का नाम ही था, दैट इज़ वाई इसका नाम है जेल्डाल मेथड। इन साइंटिस्ट जो थे जेल्डाल साइंटिस्ट जॉन जेल्डाल, इन्होंने 1883 में ये मेथड जो था डेवलप करा था, 1883 में। और इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डाइजेशन, देन आफ्टर दैट डिस्टिलेशन, आफ्टर दैट टाइट्रेशन। ये 3 स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड टाइट्रेशन। तो यहाँ पे हम कुछ रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं जिसका थ्रू हम डाइजेशन करते हैं, नाइट्रोजन अलग हो जाती है। उसके बाद डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन में हम जनरली कुछ ट्रैप करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं बोरिक एसिड। आफ्टर दैट उसको हम टाइट्रेशन में लगा देते हैं। जब वो लाइट पिंक कलर डेवलप हो जाता है, दैट इज़ द टाइट्रेशन वैल्यू। और उसके बाद हम फॉर्मूला ही होता है जिसमें हम टोटल नाइट्रोजन को रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर फॉर जेल्डाल मेथड। याद रखना 3 प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेप्स में होता है, डाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड टाइट्रेशन। ओके, आफ्टर दैट अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए होता है एल्कलीन परमैंगनेट मेथड। थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन है फॉस्फोरस। अब जो सॉइल में फॉस्फोरस पाया जाता है, वी ऑल नो सॉइल में जो फॉस्फोरस होता है उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो सॉइल की पीएच पे निर्भर करती है। ठीक है, सॉइल का पीएच जो होता है अगर एसिडिक है, न्यूट्रल है या एल्कलीन है, इसमें फॉस्फोरस की जो अवेलेबिलिटी है वो चेंज होती रहती है। और माना जा ऐसा देखा गया है कि रिसर्च में जो न्यूट्रल पीएच होता है अराउंड 6 to 7.5। ओके, ये जो पीएच है दैट इज़ कंसिडर्ड एज न्यूट्रल पीएच। और न्यूट्रल पीएच में जो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू एसिडिक पीएच एंड बेसिक पीएच। बेसिक या फिर एल्कलीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे देखा गया कि एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच में जो फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, लेस होती है दोनों कंडीशन में। लेकिन जो न्यूट्रल कंडीशन है यानी 6 to 7.5 पीएच वाली जो कंडीशन है वहाँ पे फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, रीज़न क्या है इसका? रीज़न बहुत सिंपल है। जैसे अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस का इन एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन में क्या होता है? एसिडिक कंडीशन में आयरन और एल्यूमिनियम एंड आयरन अवेलेबिलिटी ज़्यादा देखी जाती है। तो जो फॉस्फोरस होता है वो आयरन एल्यूमिनियम के संग बाइंड हो जाता है और अवेलेबल नहीं हो पाता। सेम कंडीशन अगर हम देखें एल्कलीन कंडीशन देखें, एल्कलीन कंडीशन में क्या होता है? कौन से कैटायंस डोमिनेट करते हैं? एल्कलीन कंडीशन में डोमिनेट करता है कैल्शियम। तो एल्कलीन कंडीशन में देखा गया है कि जो फॉस्फोरस है वो कैल्शियम के संग फिक्स्ड होकर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है और अवेलेबिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन न्यूट्रल कंडीशन जो होती है, अभी जैसे मैंने बताया आपको, न्यूट्रल कंडीशन यानी 6 to 7.5 वाली जो पीएच वाली कंडीशन है दैट इज़ रिफर्ड एज न्यूट्रल पीएच। और इस कंडीशन में जो फॉस्फोरस एबिलिटी है वो हाईएस्ट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेथड यहाँ पे डिस्कस करना है, मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर फॉस्फोरस एसिडिक कंडीशन में हम देख रहे हैं तो हमें यूज़ करना होगा ब्रे नंबर 1 मेथड। ओके, ब्रे नंबर 1 मेथड में क्या होता है? इसमें आपको सिंपल प्रोसीजर समझाती हूँ। इसमें सॉइल लेते हैं कुछ ग्राम्स, आई थिंक 5 ग्राम और 1 ग्राम समथिंग कुछ सॉइल लेते हैं, ड्राई सॉइल। उसमें हम एक्सट्रैक्ट को यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्ट ऐड करने के बाद हम उसको प्रॉपर शेक करते हैं ताकि सॉइल उस रिएजेंट के संग अच्छे से मिक्स हो जाए। आफ्टर दैट उसमें कलर डेवलप होने स्टार्ट हो जाता है और ब्रे नंबर 1 सॉल्यूशन में ब्लू कलर डेवलप होता है। वो ब्लू कलर जो डेवलप होता है वो किसके रिएक्शन की वजह से डेवलप होता है? इसमें हम जो एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं उसमें हम मोलिब्डेट का यूज़ करते हैं। मोलिब्डेट जो मेटल होता है उसका यूज़ करते हैं। तो मोलिब्डेट जो होता है वो रिएक्शन करने के ब्लू कलर देता है और इस ब्लू कलर को ही मेज़र करके हम पता लगाते हैं कि कितना फॉस्फोरस पाया जा रहा है एसिडिक कंडीशन में।
इसके बाद जो फॉस्फोरस अगर हम देखें न्यूट्रल या फिर एल्कलीन कंडीशन में, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ओल्सन मेथड का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेथड बहुत पूछा भी जाता है। एसिडिक कंडीशन में ब्रे-नमरमन मेथड होता है और न्यूट्रल एल्कलीन कंडीशन में ओल्सन मेथड यूज़ होता है। ओल्सन्स मेथड में हम यूज़ करते हैं जो एक्सट्रैक्टेंट होता है, हमारा रिएजेंट होता है, दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे हम ओल्सन मेथड में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट हमारे जो न्यूट्रेंट है दैट इज़ पोटेशियम सोडियम, ठीक है। इनके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेम फोटोमीटर। तो नाम से समझ में आ रहा है फ्लेम फोटोमीटर, यहाँ पे हमें फ्लेम का यूज़ करना है, जैसे आग लगती है ना, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हम वो यूज़ करते हैं। फ्लेम फोटोमीटर में जो इम्पोर्टेंट होता है वो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन या कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लेम फोटोमीटर में एक फ्लेम होता है, नेबुलाइज़र होता है, नेबुलाइज़र से एक हम होमोजीनियस सॉल्यूशन या फिर यू कैन से एयर सप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं नेबुलाइज़र को। एक मिक्सिंग चैम्बर होता है और कलर फिल्टर होता है, और फ्लेम फोटोमीटर से जो रेज निकलती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए फोटो डिटेक्टर होता है। इसका जनरल अगर प्रिंसिपल की बात करें फ्लेम फोटोमीटर में, अब जो ये फ्लेम फोटोमीटर मेथड होता है, इसका जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये है कि कोई भी मेटल जब फ्लेम के प्रेजेंस में आता है, यानी किसी मेटल को अगर हम फ्लेम प्रोवाइड करें, उसको जला दें, तो उसमें से कुछ लाइट इमिट होती है जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है और इंटेंसिटी होती है। वो जो लाइट इमिट हो रही है हमें बेसिकली यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करना है कि कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी में वो लाइट आ रही है, रेडिएशन इमिट हो रही है। जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेशन उस एलिमेंट का होता है। और बेसिकली फ्लेम फोटोमीटर जो मेथड है, इससे हम पोटेशियम सोडियम के अलावा दूसरे भी एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो लाइट इमिट होती है उनका कलर अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम जो होता है वो येलो कलर की लाइट इमिट करता है, पोटेशियम वायलेट, बेरियम लाइम ग्रीन, कैल्शियम ऑरेंज, और लिथियम जो अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ से रेड कलर की लाइट इमिट होती है। और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कंसनट्रेशन सॉइल में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा सल्फेट। सल्फ़र को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं टर्बीमेट्रिक मेथड, यानी इसमें हम जो टर्बेशन होती है क्लाउडीनेस उसको देख के हम पता लगाते हैं कितना न्यूट्रेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन है। ऑर्गेनिक कार्बन में 3 मेथड आते हैं, वॉक एंड ब्लेक मेथड, रैपिड ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यहाँ पे हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं, एंड देन मॉर्गन मेथड। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं ऑर्गेनिक कार्बन के लिए, ये इसको हम कभी डिटेल में देखेंगे। दैन अवेलेबल पोटेशियम जो होता है उसको निकालने के लिए होता है क्रोमिक एंड डाइजेशन मेथड। वैसे ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा हमारा ये वाला फ्लेम फोटोमीटर मेथड होता है। तो फ्लेम फोटोमीटर ही इंपॉर्टेंट है, वही याद रखना है, क्रोमिक डाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है क्रॉप लॉगिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, ये क्रॉप की जो न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी है उसी से रिलेटेड एक टर्म है, तो इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। क्रॉप लॉगिंग को सबसे पहले डिफाइन करा था एच.एफ. क्लेमेंट ने। एच.एफ. क्लेमेंट के अकॉर्डिंग क्रॉप लॉगिंग क्या होती है उन्होंने डिफाइन करा है, ये इसकी डेफिनेशन है। क्रॉप लॉगिंग इज़ द ग्राफिक रिकॉर्ड, तो एक तरह का ग्राफिक रिकॉर्ड होता है, किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है, प्रोग्रेस ऑफ द क्रॉप। हमारी जो क्रॉप हमने आज लगाई उसने कितनी प्रोग्रेस करी है, उसकी कैसी ग्रोथ रही है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कंटेन अ सीरीज ऑफ केमिकल एंड फिजिकल मेजरमेंट, यहाँ पे हम क्रॉप का प्रॉपर केमिकल मेजर करते हैं कि उसमें कितने न्यूट्रेंट हैं, उसका कंपोजिशन कैसा है, फिजिकल मेजरमेंट लेते हैं उसकी लेंथ कितनी बड़ी, कितनी लीव्स आ गई हैं, इस तरह से उसमें ग्रोथ जब होती है तो हम प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज क्रॉप लॉगिंग। These measurements indicate the general condition of the plant and suggest the changes in the management that are necessary to produce maximum yield. ये हम क्यों करते हैं, क्रॉप लॉगिंग की क्या ज़रूरत होती है? तो क्रॉप लॉगिंग में बेसिकली हम केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स को मेज़र करते हैं क्रॉप्स की, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमारी क्रॉप की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर क्रॉप की ग्रोथ नहीं हो रही तो हम समझ जाएंगे कि हमें कुछ अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को चेंज करना है, यानी अगर हम फर्टिलाइज़र कम दे रहे हैं तो हमें फर्टिलाइज़र थोड़ा ज़्यादा देना है, इरीगेशन प्रॉपर रखना है। इस तरह से हम अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करते हैं, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और अल्टीमेटली हमको मैक्सिमम यील्ड अचीव हो जाता है। अब जो क्रॉप लॉगिंग होता है इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली
किस क्रॉप में परफॉर्म कर रहा था, दैट इज़ इन शुगर केन, और किस प्लेस में कर रहा था, हवाई प्लेस में कर रहा था, ठीक है। क्रॉप लॉगिंग इज द रिकॉर्ड ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्लांट ग्रोथ क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे हम प्लांट्स की जो क्रॉप होते हैं, आई मीन जो प्लांट या क्रॉप होते हैं उनकी कंपोजिशन रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ कंपोजिशन का मतलब उसमें कितना मॉइस्चर है और न्यूट्रेंट कितना है विद रिस्पेक्ट टू NPK जिससे हम बात कर रहे हैं वो कितना है, मॉइस्चर, शुगर, वेट ऑफ द यंग शीट टिश्यूज़ एंड अदर मैनेजमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोथ इन द फील्ड। तो ये सब चीज़ों का हमें प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उस रिकॉर्ड को ही हमने नाम दिया है क्रॉप लॉगिंग। From the knowledge of nutrient status, additional nutrient requirement of the sugarcane crop was assessed and necessary application of fertilizer made. Means यही होता है कि अगर हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट स्टेटस का, तो हमें पता चलता है कि उसमें कितना न्यूट्रिएंट अभी लेस है, तो आप सो दैट वी कैन अप्लाई द फर्टिलाइज़र अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये होता है क्रॉप लॉगिंग। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो हमारा चैप्टर था, दैट इज सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो सॉइल फर्टिलिटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखनी है। आफ्टर दैट हम इसका जो डिफरेंस होता है वो पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टर्म सॉइल फर्टिलिटी का। सॉइल फर्टिलिटी टर्म का मतलब क्या होता है, इट इज़ द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये याद रखना, इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल मीन सॉइल के अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी होती है कि वो प्लांट्स को कितना न्यूट्रेंट सप्लाई कर सकती है। सॉइल की इस इनहेरेंट कैपेसिटी को ही हमने नाम दिया है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी इज़ द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रेंट टू द प्लांट्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड इन सुटेबल प्रोपोर्शन। सॉइल होती है, ठीक है, और ये हमारा सॉइल में लगे हैं प्लांट्स। तो सॉइल में कितनी कैपेसिटी है, इनहेरेंट कैपेसिटी है कि वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगी, उसी को हमने नाम दिया है सॉइल फर्टिलिटी। जबकि दूसरी डेफिनेशन है प्रोडक्टिविटी, यानी सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है। जैसे सॉइल फर्टिलिटी इनहेरेंट कैपेसिटी मानी जाती है, लेकिन जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है वो इनहेरेंट कैपेसिटी नहीं है, इट इज़ नॉट एन इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल प्रोडक्टिविटी है क्या, इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स विद स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यील्ड। तो जो हम बोलते हैं ना क्रॉप की इतनी यील्ड आई, वो यील्ड का मतलब ही होता है प्रोडक्टिविटी। मीन्स सॉइल में कितनी क्षमता है कि वो क्रॉप को प्रोड्यूस कर सके, और उनकी उसको हम एक्सप्रेस करते हैं यील्ड के टर्म्स में। तो न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की जो कैपेसिटी है उसको सॉइल फर्टिलिटी कहा गया है, और क्रॉप को प्रोड्यूस करने की, उसको ग्रो करने की जो कैपेसिटी है उसको फर्टिलिटी कहा गया है। ऑल प्रोडक्टिव सॉइल्स आर फर्टाइल। इसका मतलब है कि जितनी भी प्रोडक्टिव सॉइल्स होती हैं, जितनी भी प्रोडक्टिव सॉइल है वो सब क्या होती हैं, फर्टाइल होती हैं। इट इज़ मेंशन हियर। देन हम कह सकते हैं कि सारी प्रोडक्टिव सॉइल फर्टाइल है, लेकिन सारी फर्टाइल सॉइल्स जो है प्रोडक्टिव नहीं होती, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक मॉडर्न डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न यूसेज। जो सॉइल फर्टिलिटी है वो क्या है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सॉइल to produce crops of economic value and to maintain the health of soil without deterioration। मीन्स जब सॉइल में हम किसी भी तरह का डिटोरेशन नहीं करते हैं, उसके बाद जो सॉइल की इकोनॉमिक वैल्यू आती है, मेंटेन रहती है, उसकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, दैट इज़ रिफर्ड एज सॉइल फर्टिलिटी। अब यहाँ पे हमको नीचे कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं जो कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो टोटल 9 डिफरेंट पॉइंट्स हमको यहाँ पे पढ़ने हैं जो कि डिफरेंट बताएंगे कि सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी किस तरह से आपस में डिफरेंट है। पहला पॉइंट है सॉइल फर्टिलिटी का, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स। प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे ये सॉइल फर्टिलिटी के अंदर हम देखेंगे। जबकि प्रोडक्टिविटी एक ब्रॉडर टर्म होता है, इसमें हम देखते हैं कि क्रॉप की यील्ड कैसी आ रही है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को सिंपली आप कंपेयर करो यील्ड, क्रॉप यील्ड माने प्रोडक्टिविटी। न्यूट्रिएंट प्लांट्स में कैसे जा रहे हैं वो होगा फर्टिलिटी, लेकिन यील्ड कितनी आएगी वो होगी सॉइल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट डिफरेंट है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड द अदर्स आर वाटर सप्लाई। तो सॉइल फर्टिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स। प्रोडक्टिविटी में सारे फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कोई भी क्रॉप है, ठीक है, उसके उसकी प्रोडक्टिविटी में कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सबका एक इंटरेक्शन होता है, ग्रुप होता है, उसको हमने प्रोडक्टिविटी के अंदर देखा जाता है। जबकि फर्टिलिटी खुद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। थर्ड पॉइंट इज़ सॉइल फर्टिलिटी कैन बी एनालाइज इन लैब। इसको हम लैब में एनालाइज कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट एनालिसिस जो हम करते हैं। और जो प्रोडक्टिविटी होती है इसको हम एनालाइज फील्ड में करते हैं, ठीक है, इट इज़ एनालाइज इन फील्ड। या फिर हम बोल सकते हैं कि फर्टिलिटी को हम लैब में मेजर करते हैं, लैब में देख सकते हैं, शो करते हैं, और प्रोडक्टिविटी को हम फील्ड में ही एज्यूम करते हैं।
After that, fourth point is it is the potential status of the soil to produce crop. सॉइल के अंदर जो पोटेंशियल स्टेटस है, एक इनहेरेंट कैपेसिटी है, वो किस तरह से क्रॉप को प्रोड्यूस करेगी न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करके, दैट इज सॉइल फर्टिलिटी एंड इन सॉइल प्रोडक्टिविटी दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉइल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल के मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं प्रोडक्टिविटी में। फिफ्थ पॉइंट इज डिपेंड्स अपॉन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द सॉइल। जो फर्टिलिटी होती है वो सॉइल की, वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में डिपेंड करती है, जबकि प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर सॉइल किस लोकेशन में है, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में है, उसकी फर्टिलिटी, फिजिकल स्टेटस क्या है, फिजिकल कंडीशन, सब चीज़ों पे निर्भर करती है। दैन सिक्स पॉइंट इज सॉइल फर्टिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल फर्टिलिटी में क्या देखा गया है कि न्यूट्रिएंट्स कितने अवेलेबल हैं, जबकि प्रोडक्टिविटी में क्या देखा जाता है, प्रोडक्टिविटी में सॉइल फर्टिलिटी के साथ साथ मैनेजमेंट और क्लाइमेट को भी यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। सेवेंथ पॉइंट इज सॉइल फर्टिलिटी जो है वो क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की, ये हमने पहले डिस्कस करा था। इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि सॉइल कितने न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को सप्लाई कर रही है, और प्रोडक्टिविटी जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज़ नॉट एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलिटी ऑफ अ सर्टेन सॉइल इज सेम इन ऑल क्लाइमेट। फर्टिलिटी जो होती है वो ज़्यादातर सभी क्लाइमेट में जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो सेम देखी जाती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो होती है वो उसमें वेरिएशन आते हैं, डिफरेंट होती है। सॉइल प्रोडक्टिविटी डिफर्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन क्लाइमेट एंड लोकेशन। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेट है या ह्यूमिड एरिया है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया है, तो क्लाइमेट जब अलग अलग होता है, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो वेरिएशन आ जाता है, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो वेरी करती है। तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी वेरी कर सकती है लेकिन फर्टिलिटी सेम रहती है थ्रू आउट द, मतलब इन ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट। एंड द लास्ट पॉइंट इज जो फर्टिलिटी होती है, ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव। जितनी भी फर्टाइल सॉइल्स होती हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है, जितनी भी सॉइल्स फर्टाइल होती हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होती हैं, ये मतलब होता है। लेकिन प्रोडक्टिव सॉइल्स जितनी भी होती हैं वो सब फर्टाइल होती हैं। कह सकते हैं कि ऑल प्रोडक्टिव सॉइल्स आर फर्टाइल। सारी प्रोडक्टिव सॉइल्स फर्टाइल होंगी लेकिन सारी फर्टाइल सॉइल्स प्रोडक्टिव नहीं होती हैं। तो ये जो था टोटल 9 पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं, सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें कैसे प्लांट्स में न्यूट्रिएंट है वो किस टाइम पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि डी दत्ता एंड गोमेज की कुछ ऑब्जर्वेशंस रहे थे 1975 में, दैट इज़ द नाइट्रोजन एफिशिएंसी वाज हाईएस्ट। जो नाइट्रोजन की एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है। कब होती है? फर्स्ट राइस क्रॉप, यानी जब हम पहली बार अपने एरिया में, फील्ड में फर्स्ट राइस क्रॉप लेते हैं तो नाइट्रोजन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन उसके बाद हम सक्सेसिव क्रॉप्स जब ग्रो करते हैं राइस की, तो ये प्रोडक्टिव जो एफिशिएंसी है नाइट्रोजन वो डिक्लाइन होने लगती है। देन पोटेशियम एफिशिएंसी की अगर बात करें, पोटेशियम एफिशिएंसी जो होती है इंक्रीज शार्पली ओवर द ईयर, स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में जो पोटेशियम एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, लेकिन नाइट्रोजन एफिशिएंसी जो है वो घटती है, डिक्लाइन होती है। नेक्स्ट है FAO की कुछ रिकमेंडेशंस हैं इंडियन कंडीशंस में, यानी यहाँ पे 3 रिकमेंडेशंस करी हैं FAO ने। फर्स्ट है इन इरिगेटेड राइस वीट सिस्टम। नॉर्मली इंडिया में देखा गया कि जो राइस वीट सिस्टम है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन शुड बी अप्लाई टू बोथ द क्रॉप्स। नाइट्रोजन जो होता है वो हमें राइस और वीट दोनों में अप्लाई करना होगा। फॉस्फोरस जो होता है वो हमें अप्लाई करना है वीट में, और पोटेशियम और जिंक हमको अप्लाई करना होगा राइस में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड जो एजप्शन जो रिकमेंडेशन दैट इज़ फॉर राइस ग्रीन ग्राम सोयाबीन सिस्टम। इस तरह का जो सिस्टम होता है जिसमें हम लेग्यूम क्रॉप्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इस केस में हमको नाइट्रोजन अप्लाई करना होगा दोनों, ठीक है, दोनों में। देन फॉस्फोरस इन द ड्राई सीजन फॉर राइस, फॉस्फोरस अप्लाई करना है ड्राई सीजन में राइस में। और जो पोटेशियम, सल्फर, जिंक होता है ये हमें अप्लाई करना होगा सेकंड क्रॉप्स में। जो हमारी सेकंड क्रॉप है ग्रीन ग्राम या सोयाबीन है, उसमें हमको ये अप्लाई करना होगा। थर्ड रिकमेंडेशन है फॉर मेज एंड पर्ल्स इंटरक्रॉपिंग। मेज और पर्ल्स की जो इंटरक्रॉपिंग होती है उसमें हमको नाइट्रोजन अप्लाई करनी है इन मेज, और फॉस्फोरस अप्लाई करना है दोनों क्रॉप्स में। मीन्स मेज और पर्ल्स दोनों में ही फॉस्फोरस एप्लीकेशन करना होता है। देन आफ्टर दैट पोटेश, सल्फर, जिंक ये अप्लाई करना होगा मेज में।
The next is the overall food grain production to fertilizer applied ratio is about 10:1. ये इतना important नहीं है. Then nitrate forms of nitrogen is preferable to saline soils. ठीक है, जो saline soils होती हैं, saline soils जिनमें salt का जो कंसनट्रेशन होता है कंपैरेटिवली हाई होता है, उसमें जो नाइट्रेट का अमाउंट होता है, नाइट्रेट फॉर्म्स होती हैं नाइट्रोजन की, जो सेलिंग सॉइल्स होती हैं उसमें क्या होता है, प्रेफरेबली ज़्यादा देखा गया है. बिकॉज NH4 पॉजिटिव विल बी लॉस्ट एज वॉलेटिलाइजेशन. वी ऑल नो नाइट्रोजन में गैसियस लॉस होता है. वॉलेटिलाइजेशन एक तरह का गैसियस लॉस होता है जिसमें नाइट्रोजन जो है वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिड्यूस हो जाती है, एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती है और लॉस हो जाती है. नेक्स्ट है अमोनिकल फॉर्म्स शुड बी अप्लाइड एट द रिड्यूस जोन्स एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स इन द ऑक्सीडाइज जोन. तो जो राइस होता है, राइस क्रॉप्स जो होती हैं हमारी, उसमें दो तरह के जोन्स बन जाते हैं राइस में. एक होता है हमारा रिड्यूस जोन जिसमें हम अप्लाई करते हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर्स को, और एक होता है ऑक्सीडाइज जोन जिसमें हम यूज़ करेंगे नाइट्रेट फॉर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी जो NO3 नेगेटिव होते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर, उसको हम अप्लाई करते हैं ऑक्सीडाइज जोन्स में. नेक्स्ट पॉइंट, इन क्रॉप वेयर वेजिटेटिव पार्ट इज द इकोनॉमिक यील्ड, यानी जो वेजिटेटिव पार्ट वाले प्लांट होते हैं जिनमें उसकी जो लीव्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे शुगर केन हो गया, शुगर बीट, पोटैटो, टोबैको, इस टाइप के जो प्लांट्स हैं जिनमें वेजिटेटिव पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिक होता है, उस केस में हमको नाइट्रोजन जो है हर वक्त सप्लाई नहीं करना. नाइट्रोजन सप्लाई को हमें रोक देना होता है बिफोर मैच्योरिटी. ही मीन्स अगर हमारा शुगर केन, बीट रूट, पोटैटो, इनकी जो मैच्योरिटी आ रही है, उसकी मैच्योरिटी के आने से पहले ही हमको नाइट्रोजन सप्लाई जो है वो स्टॉप करना होगा, बंद करना होगा. अदरवाइज जो मैच्योरिटी है और जो क्वालिटी है लीफ की वो अफेक्ट होती है. In the seed crop, the last application of nitrogen during seed development phase improves the quality and germination of the seed. तो जो seed crops होते हैं उनमें हमें नाइट्रोजन जो है लास्ट स्टेज में अप्लाई करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो सीड्स का क्वालिटी और जर्मिनेशन होता है वो इन्हांस हो जाता है. द एप्लीकेशन ऑफ लास्ट डोज नाइट्रोजन शुड बी फॉलियर, और ये हम लास्ट में जो नाइट्रोजन अप्लाई करेंगे वो एज अ फॉलियर स्प्रे की फॉर्म में करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज इनडिटर्मिनेट ग्रेन क्रॉप. जो डिटर्मिनेट क्रॉप्स होते हैं हमारे, उस क्रॉप्स में जैसे राइस, व्हीट, मेज, ये सब डिटर्मिनेट क्रॉप्स हैं. इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं वो हम रिप्रोडक्टिव फेज में करते हैं. जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है जैसे पैनिकल इनिशिएशन, फॉर एग्जांपल राइस है, इसमें जो पैनिकल्स आने लगती हैं वो होती है, उसको हम माना जाता है कि वो रिप्रोडक्टिव फेज का स्टार्टिंग है. तो उस फेज़ में हमको नाइट्रोजन सप्लाई करना होता है, बिकॉज ऐसे इस टाइम में अगर हम नाइट्रोजन अप्लाई करेंगे तो जो हमारा पैनिकल इनिशिएशन हो रहा है उसके बाद जब उसमें ग्रेन्स बनेंगे तो उनका ग्रेन्स का नंबर और ग्रेन्स का वेट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ईल्ड भी हमारी इन्हांस हो जाएगी. लेकिन जो इंडिटर्मिनेट प्लांट्स होते हैं हमारे, जैसे रेप सीड, मस्टर्ड, सिसेम, कॉटन, इसमें जो नाइट्रोजन एप्लीकेशन हम करते हैं वो फ्लावरिंग स्टेज में करते हैं और एक लेट फ्लावरिंग स्टेज में भी करते हैं. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इंडिटर्मिनेट में लेट फ्लावरिंग स्टेज में भी अगर हम कर देंगे तब जाके ईल्ड और क्वालिटी जो है वो एनहांस हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ देयर इज़ अ लग्जरियन कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन, मीन्स अगर कोई प्लांट में नाइट्रोजन कंजप्शन बहुत ज़्यादा लग्जरियंट है, यानी बहुत ज़्यादा हाई है, नाइट्रोजन कंजप्शन हो रहा है, उसमें क्या होता है कि हम ग्रोथ को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे हम ग्रोथ मॉडिफायर यूज़ करते हैं, जैसे साइकोसील यूज़ कर सकते हैं. ऐसा करने से क्या होता है कि अगर हमने कंटिन्यूस नाइट्रोजन अप्लाई कर रहा है और प्लांट भी नाइट्रोजन को यूज़ कर रहा है, तो नाइट्रोजन का बेसिकली फंक्शन होता है कि वो लीव्स को, जो लीव्स या फिर कह सकते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं. तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी, यानी लीव्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से क्या होगी, जो आगे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी. और ऐसा ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक तरह का ग्रोथ मॉडिफायर यूज़ करते हैं, जैसे साइकोसील यूज़ करते हैं. और ये साइकोसील अप्लाई जब हम करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है वो भी इन्हांस हो जाएगी. तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ईल्ड भी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट है, प्लांट्स रिक्वायर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एट देयर अर्ली स्टेज. प्लांट्स को फॉस्फोरस जो है अर्ली स्टेज में चाहिए होता है, बिकॉज फॉस्फोरस क्या करता है, रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है. रूट्स अगर जड़ें मजबूत होंगी तभी प्लांट अच्छा होगा. तो फॉस्फोरस का मेन काम होता है रूट की डेवलपमेंट के लिए, और यह हम अप्लाई करते हैं अर्ली स्टेज में. बट प्लांट एब्जॉर्ब पोटेशियम अप टू हार्वेस्टिंग एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर बिकम्स अवेलेबल स्लोली.
तो फॉस्फोरस जो है रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको अर्ली स्टेज में ऐड कर देते हैं, लेकिन जो पोटेशियम है ये अप टू हार्वेस्टिंग तक प्लांट्स में एब्सॉर्ब होता रहता है। और ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बहुत ही स्लोली अवेलेबल होता है, ये बहुत ही स्लो रिलीज़ होता है, जिसके कारण यही क्या होता है कि हार्वेस्टिंग तक ये प्लांट्स को मिलता रहता है, एब्जॉर्ब होता रहता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे रैबिंग। रैबिंग एक इंपॉर्टेंट टर्म है। रैबिंग का मतलब होता है कि हीट ट्रीटमेंट अप्लाई टू द सॉइल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉइल पे सपोज हमने कोई क्रॉप फील्ड में क्रॉप ग्रो करा है, उसके बाद जो उसका रिफ्यूज़ था, बचा कुचा जो लेफ्ट ओवर मटीरियल होता है वो फील्ड में ऐसा सच पड़ा रहता है और उसको हम जला देते हैं, बर्निंग कर देते हैं। बर्निंग करने से क्या होता है कि जो सॉइल है उसको गर्मी मिलती है, उसको हीट ट्रीटमेंट हो जाता है, उसी को हमने बोला है रैबिंग। नेक्स्ट टर्म है टीस्ट। टीस्ट का मतलब क्या होता है, सॉइल कंटेनिंग हाई प्रपोर्शन ऑफ मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम एलिमेंट जब सॉइल में ज़्यादा होता है उसके लिए टर्म यूज़ हुआ है टीस्ट। देन नेक्स्ट है मार। मार का मतलब होता है रॉ ह्यूमस, अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट ह्यूमस लेयर ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी एक तरह की रॉ ह्यूमस होती है, जो ह्यूमस होती है एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर होता है जो हमने पढ़ा है, और ये एक तरह की रॉ ह्यूमस की लेयर होती है, जैसे फॉरेस्ट ह्यूमस लेयर है, जस्ट लाइक दैट। और ये जो है एक तरह का अनइनकॉर्पोरेटेड मटेरियल होता है, उसी को हमने टर्म नाम दिया है मार। देन नेक्स्ट टर्म आता है हमारा मर्लिंग। मर्लिंग का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ क्ले टू द सैंडी सॉइल्स। यानी जो सैंडी सॉइल होती है, यू ऑल नो सैंडी सॉइल्स के पोर्स बहुत बड़े होते हैं, क्ले सॉइल्स में बहुत महीन पोर्स होते हैं, बहुत बारीक पोर्स होते हैं, चिकनी मिट्टी जो होती है। तो जब हम सैंडी सॉइल्स में क्ले सॉइल का एप्लीकेशन करते हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज मर्लिंग। एंड नाउ द चैप्टर is completed. So thank you guys for watching this complete video.